भाजपा के प्रमुख जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के हंसखाली में एक 14 वर्षीय लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि 4 अप्रैल को उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और बिना पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के बाद उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया था। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेता के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया है। जेपी नड्डा ने टीम को जल्द से जल्द एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसमें सांसद रेखा वर्मा और उत्तर प्रदेश के मंत्री बेबी रानी मौर्य शामिल हैं। टीएमसी या पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगली खबर, कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की हत्या के मामले में कर्नाटक की भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है। इस मामले में कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एस. येदियुरप्पा और उनके सहयोगी बासवराज और रमेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में मंत्री के खिलाफ अलग से FIR भी की गई है। यही नहीं, CM बसवराज बोम्बई ने उन्हें तलब भी किया है। बोम्बई ने कहा कि ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मैं सभी जानकारियां ले रहा हूं। ईश्वरप्पा से मैं फोन पे बात करूंगा और उन्हें बुलाऊंगा। फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जानकारी हाईकमान को भी दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार में शामिल कई मंत्री भी चाहते हैं कि ईश्वरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस बारे में फैसला CM और पार्टी को लेना है कि ईश्वरप्पा इस्तीफा को लेना चाहिए या नहीं। अगली खबर, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के नुकसान की वसूली के लिए राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायाधिकरण के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार रविवार को खरगोन शहर में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के आकलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पारासर की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण 3 महीने की अवधि में काम पूरा करेगा। न्यायाधिकरण ऐसे मामले में शामिल दंगाइयों से नुकसान की वसूली भी सुनिश्चित करेगा। अगली खबर, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध बीते 2 दशकों से असल बदलाव के दौर से गुजरे हैं और इस साझेदारी का एक अहम कारक इसका मानवीय तत्व रहा है। जयशंकर ने यहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत में कहा कि भारत अमेरिका संबंध पिछले 2 दशकों में असल बदलाव के दौर से गुजर रहा है। चाहे हमारा कूटनीतिक और सुरक्षा हो सहयोग हो या हमारी आर्थिक व प्रौद्योगिक साझेदारी, वैश्विक मामलों में ये अपनी अहमियत महसूस कराने में सफल रही है। उन्होंने भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के साथ छात्रों से हुई संयुक्त बातचीत में कहा कि इस बदलाव का अहम कारक इसका मानवीय तत्व रहा है। 44 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय असल में इस समाज में हमारी छवि को परिभाषित करता है और रिश्ते मजबूत बनाने में मदद करता है, जो हमारे काम के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। अगली खबर, रामनवमी के जुलूस के दौरान देश के कुछ हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में भगवान राम के जन्म का जश्न मनाने वाले हिंदू त्योहार के बावजूद कोई तनाव नहीं है, यहाँ तक कि थू थू मैं यह भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि यह यूपी के नए विकास एजेंडे का प्रतीक है। CM योगी ने साथ ही कहा कि रामनवमी अभी मनाई गई है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी रहती है। राज्य भर में 800 रामनवमी के जुलूस निकले थे और यहाँ रमजान का महीना है और कई रोजा इफ्तार कार्यक्रम चल रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी यूपी में खिंड भी हिंसा या किसी प्रकार की तू मैं कहीं भी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि एक भाषण में कहा कि यह यूपी के नए विकास एजेंडे का प्रतीक है। दंगों, अराजकता या गुंडागर्दी के लिए अब राज्य में कोई जगह नहीं है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। 36 सीटों पर हुई चुनाव का एक सपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई। हैरानी की बात तो यह है कि पार्टी ने अपने सबसे बड़े गढ़ और मुलायम परिवार का गृह जनपद इटावा को भी बुरी तरह से हार गई है। अखिलेश यादव को यह झटका ऐसे समय पर लग रहा है जब चाचा शिवपाल बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। दूसरी तरफ रामपुर और आजमगढ़ जैसे मजबूत सीटों पर भी सपा को हार का सामना करना पड़ा। रामपुर के सबसे प्रभावशाली नेता आजम खां का खेमा भी अखिलेश से नाराज है, तो आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा अध्यक्ष ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। वैसे तो स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र में सीटों पर चुनाव सत्तारूढ़ दल का दबदबा नई बात नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का इस तरह शून्य पर सिमट जाना बहुत बड़ी बात है। खासकर इटावा जैसे गढ़ में भी सपा की हार के बाद राजनीतिक विश्लेषक हैरान हो गए हैं।
सवाल उठ रहा है कि क्या परिवार में फूट और चाचा शिवपाल की बगावत इसमें किसी की भूमिका अहम है। अगली खबर, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के नाम पर सरकार व पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करने का काम कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर न्यायपालिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करने का काम कर रही है वह कानून के राज का मजाक है। बसपा प्रमुख मायावती ने आगे कहा कि राजस्थान तथा फिर उसके बाद मध्य प्रदेश व गुजरात जैसे अन्य राज्यों में शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसके बाद सरकार की प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की है, वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरण से नया भारत बनेगा? अगली खबर, बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत तक दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव निचले छोर मंडल में स्थिर रहने वाले उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और 8 पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 14 से 16 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और 13 अप्रैल को उसी क्षेत्र में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच दक्षिण तमिलनाडु पर मध्य क्षोभ मंडल स्तर तक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के तहत केरल, माहे और लक्षद्वीप पर गरज बिजली के साथ हल्की भारी बारिश हो है और तमिलनाडु के अलग अलग जगह में बारिश होने की संभावना बन रही है। अगली खबर, कांग्रेस आलाकमान द्वारा पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के कारण को नोटिस बताओ जारी करने के एक दिन बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस कदम पर सवाल उठाया है। जाखड़ को पार्टी नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने और पंजाब सीएलपी नेता का फैसले करते समय नेतृत्व की सोच को सांप्रदायिक आधार पर जिम्मेदार ठहराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने तथा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। अगली खबर, पंजाब के रोपड़ स्थित मिनी सचिवालय परिसर के बाहर बुधवार को सुबह खालिस्तान का बैनर मिला। यहाँ उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के अलावा जिला अदालतें भी हैं। परिसर की चारदीवारी के बाहर लगे पेड़ों पर बैनर लगा दिया गया था। पुलिस ने इसे सुबह करीब 7:30 बजे हटा दिया है। दक्षिणपंथी संगठनों के स्वयंसेवकों ने उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी जगह जगह बैनर और झंडे लगाए हैं। झंडों को किसी प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट नहीं कराया गया था, इसे हाथों से ही तैयार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी 14 दिन से हिरासत में हैं और अब तक एकत्र किए गए सबूत इस तरह के हैं कि वे इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति आशा मेनन ने पारित एक आदेश में कहा कि फोटो में पहचाने गए अन्य लोगों को सीआरपीसी की धारा 41(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है और वे भी जांच के भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी की उचित जांच के लिए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाना जरूरी नहीं है। बताते चलें कि निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तार 8 लोगों ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन्हें 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।